यहाँ पे इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीटली क्वेश्चन सोल्व किया था। आज की जो हम इस क्लास में करेंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे साथियों, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह बल जो विद्युत को चलाता है वो क्या कहलाता है। वह कौन सा बल है जो विद्युत को चलाता है, तो इनमें से वो क्या कहलाएगा। देखो यहाँ पे है विद्युत धारा, यहाँ पे है प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, आवेश, वोल्ट मीटर। आवेश का मतलब होता है चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद में विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स बोलते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है। और विद्युत धारा, तो यहाँ पे विद्युत के लिए पूछा है कि विद्युत को चलाता है तो वह एक कौन सा बल होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है, जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल का मतलब होता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होता है यानी विद्युत वाहक बल जो होता है, यानी किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला क्या होगा भाई, बल। वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाता है। और यहाँ पे सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, आदि से क्या किया जाता है भाई, ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट। और इसका जो प्रतीक होता है वोल्ट का, वो क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ हो जाएगा यानी विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल हमारे सी ऑप्शन में है साथियों। कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो विद्युत धारा है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा भाई, एम्पियर होगा। क्या होता है, एम्पियर। जो प्रतिरोध है इसका होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। विद्युत वाहक बल यानी जो ईएमएफ होता है, इसकी होती है इकाई वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है। और जो आवेश होता है, इस आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है भाई। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो 8.854 गुणा में 10 की घात -12 फेरेड प्रति क्या होता है, मीटर होता है। 8.854 गुणा में 10 की घात -12 फेरेड प्रति क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन में है 9 गुणा में 10 की घात 9, ये वाला नहीं होगा भाई। 8.854 गुणा में 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर, जो कि सही होगा। यहाँ पे है 8.9, ये भी नहीं होगा। 9 गुणा में 10 की घात -2 नहीं होगा। 9 गुणा में 10 की घात -3 फेरेड प्रति मीटर, ये भी नहीं होगा। साथियों कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो वायु की जो विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 होती है। ठीक है, और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो 8.854 गुणा में 10 की घात -12 फेरेड प्रति क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। मीटर जो विद्युत धारा मापता है वो क्या कहलाता है। वह कौन सा मीटर है जो विद्युत धारा को मापता है। देखो यहाँ पे है बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, एमीटर या विद्युत मोटर। इन सभी का एक बार मैं कार्य बता देता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बल्ब है, बल्ब का कार्य क्या होता है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में क्या करता है, ये रूपांतरण करता है। क्या करता है, रूपांतरण करता है। किसका कार्य है, बल्ब का। उसके बाद में ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करेगा, रूपांतरण करेगा। ठीक है, उसके बाद में है हीटर। इसका कार्य यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में क्या करेगा, रूपांतरण करेगा। ठीक है, एमीटर जो है इसका कार्य क्या होगा, विद्युत धारा को मापता है। किसको मापेगा, विद्युत धारा को। यहाँ पे है विद्युत मोटर,
तो मोटर का जो कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक या फिर गतिज ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखो बल्ब का कार्य क्या होता है, ट्यूबलाइट का क्या होता है, हीटर का क्या होता है, एमीटर का क्या होता है और विद्युत मोटर का क्या होता है, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बता देना है। यहाँ पे विद्युत धारा को मापता है तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी एमीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है या फिर क्या होता है। देखो ए ऑप्शन है यहाँ पे दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। निर्वात की परम विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, जो कि यह भी सही होगा। बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जो कि यह भी सही होगा। अब ई ऑप्शन है हमारे पास में उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूं आपको। एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, दिख रहा होगा। देखो कूलाम का जो नियम होता है, ओके, देखो कूलाम का जो नियम होता है, यानी अगर कोई दो आवेश का मतलब हो गया, यानी आवेश का मतलब होता है चार्ज प्रति क्या होता है इसका Q होता है। तो दो आवेश है तो यहाँ पे है Q1 और यहाँ पे है Q2, दो आवेश हो गए। एक दूसरे से R यानी R क्या होती है, दूरी होती है, पर हो तो उनके बीच कार्य करना वाला जो विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है इसका, यानी दो आवेश हो गए, उसके बाद में देखो यहाँ पे एक आवेश ये हो गया और दूसरा आवेश ये हो गया। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो R होती है। इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, F होता है। क्या होता है, F होता है। यहाँ पे दो आवेश है Q1 और Q2, बीच की दूरी R हो गई और इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, F हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा F बराबर, F का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है यानी बल होता है। यहाँ पे K क्या होता है, नियतांक होता है। Q1 और Q2 ये क्या होता है, आवेश होता है, और जो R स्क्वायर होता है ये क्या होता है, दूरी होता है। क्या होता है, दूरी होता है। एक सेकेंड भाई, अब यहां पे पहला पॉइंट देखो, बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। उसके बाद में जो बल है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे F और यहाँ पे हो जाएगा 1/r स्क्वायर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F समानुपाती यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, बल जो है आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो माध्यम का मतलब यानी F समानुपाती क्या होगा, फिर K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F समानुपाती K हो जाएगा। अब K जो होता है, K बराबर या फिर K का मान क्या होता है, तो K बराबर जो होता है वो 1 में क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, और परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो K होता है हवा या निर्वात के लिए जो इसका मान होता है, मान साथियों इसका पूछा जाता है, ये वाला जो मान है ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किसका मान होता है? के का मान होता है हवा या निर्वात के लिए। ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाला जो है ये मान दिया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है, इस एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? तो 8.854 गुणा में 10 की घात -12 फेरेड प्रति क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, और हवा एप्सिलॉन नोट जो होता है, हवा या फिर निर्वात की क्या होती है? विद्युतशीलता, या फिर इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता भी क्या हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर का मतलब हो गया सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब यहाँ पे अगर इसका पूछे आपको मात्रक, ठीक है, एप्सिलॉन आर का मात्रक पूछे तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होता है। क्या होता है? मात्रकहीन होता है। हवा या निर्वात में इसका जो मान पूछे आपको तो बताना है एक। क्या बताना है? एक बताना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें चारों, यानी ये भी सही हो जाएगा, ये भी और यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी डी ई वाला जो है वो क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पूरा मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दिया है। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, तो देखो दो राशियां होती है, इसमें पूछा है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों ही राशियां बता देता हूं क्योंकि दोनों ही राशि से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे है सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? वेक्टर होता है। और सदिश राशि यानी जो वेक्टर राशि होती है वो किसे कहते हैं? यानी वे राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होते हैं भाई? विद्यमान होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे वेक्टर राशि यानी सदिश राशि कहेंगे। उदाहरण कौन कौन से? जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई, भार हो गया, विद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया, चाल हो गया, संवेग, आवेग, विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व ये सभी क्या होते हैं भाई? सदिश राशियां होती है। अदिश का मतलब क्या होता है? तो अदिश का मतलब जो होता है स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। तो यहाँ पे जो अदिश राशि है किसे कहते हैं? यानी वे राशियां जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो दोनों की ही परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो अदिश राशि है, स्केलर राशि जो होती है कौन कौन सी होती है? उदाहरण देखो यहाँ पे, जैसे हो गया लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब, आवेश और यहाँ पे है विभव। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पे अदिश राशि के लिए पूछा है, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य ये नहीं होगा भाई, विद्युत विस्थापन घनत्व ये भी नहीं होगा, विद्युत विभव ये सही हो जाएगा, बल भी नहीं होगा और यहाँ पे ये भी नहीं होगा। देखो विद्युत विभव को देखते हैं हम कि यहाँ पे कौन सी राशि होगी। देखो विद्युत विभव, तो विभव जो है एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है अदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा साथियों? हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे। विद्युत क्षेत्र परिभाषित किया जाता है विभव प्रति इकाई दूरी के रूप में, तो ये नहीं होगा। बल प्रति इकाई आवेश के रूप में, जो कि सही होगा। वोल्टता प्रति इकाई धारा के रूप में नहीं होगा। कण विभव ऊर्जा प्राप्त करता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, तो बल प्रति इकाई आवेश के रूप में होता है। अब यहाँ पे अगर इसका पूछे, एक तो राशि पूछे और मात्रक पूछे, तो राशि तो कौन सी होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि, जो कि हमने अभी पहले देखा था। ठीक है,
मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम कैसे होता है? देखो यहाँ पे E बराबर होता है F बटे में क्या होता है? Q। अब यहाँ पे जो E है, E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। F यानी फोर्स हो गया, बल हो गया। Q क्या होता है? आवेश यानी चार्ज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो F है, F का मतलब बल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है प्रति। यहाँ पे जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कौन सी राशि होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक कौन सी राशि होती है? बताओ। यहाँ पे अदिश राशि, सदिश राशि, ए एवं बी दोनों, प्रेरक, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो राशियां अभी हमने देखा था। चलो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, जो कि अभी हमने पहले देखा था। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, क्योंकि राशि कौन सी है? सदिश। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि F बटे में क्या होता है? Q होता है। तो F बटे में यानी बल बटे में क्या होता है? आवेश होता है। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक भी अभी हमने देखा था, न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमारा बताओ कौन सा सही होगा? सदिश होता है, तो सदिश का मतलब फिर क्या हो गया हमारे पास में? बी आंसर क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की जो विद्युत है वो पैदा होती है यानी उत्पन्न होती है? किसके लिए पूछा है कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस प्रकार की जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आवेश वहां पे उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का होता है? गतिज विद्युत। तो गतिज विद्युत नहीं होगा भाई। ठीक है। गतिज विद्युत की बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं? तो गतिज विद्युत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है डीसी। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो होगा वो होता है एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद में यहाँ पे है स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वहां पे जिस विद्युत जो विद्युत उत्पन्न होता है वो होता है स्थिर प्रकार का। किस प्रकार का होता है? स्थिर प्रकार का। और जो स्थिर प्रकार का आवेश या फिर वहां पे विद्युत कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है। स्थिर विद्युत जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा भाई? घर्षण के द्वारा। अब यहाँ पे जो विद्युत उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? स्थैतिक प्रकार का होता है। और स्थैतिक प्रकार की जो विद्युत होती है या फिर आवेश होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? घर्षण के द्वारा। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा या डिस्ट धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन हमारा साथियों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनमें से किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उपयुक्त रहता है? ए ऑप्शन है 100 मिली एम्पियर। देखो 100 मिली एम्पियर के संपर्क में अगर व्यक्ति आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जिसके द्वारा मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि उसका जो शरीर होता है वो जलने लग जाता है। तो यहाँ पे 100 मिली एम्पियर जो है ये सही आंसर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए पूछ रहा है। ठीक है। तो सुरक्षित के लिए 100 मिली एम्पियर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो 50 मिली एम्पियर है, इस 50 मिली एम्पियर के संपर्क में अगर व्यक्ति आता है तो उसको एक तो तेज
या फिर कह सकते हो खतरनाक। खतरनाक क्या लगता है इसको? झटका। ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकती है भाई? उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें तो इसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है भाई। क्या है? मृत्यु क्या है इसकी? निश्चित है, जिसके कारण क्या होगा? जो शरीर होगा उसका जलने लग जाएगा। 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर में भी क्या होगा कि इसमें जो है तेज झटका लगेगा, जिसके कारण शरीर पर छाले छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर 40 मिली एम्पीयर के संपर्क में व्यक्ति अगर ज्यादा समय तक अगर उसके संपर्क में आ जाता है तो उसकी क्या हो जाएगी भाई? मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में 10 मिली एम्पीयर और 200 मिली एम्पीयर। देखो यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 200, यहाँ पे 40 मिली एम्पीयर, 50 मिली एम्पीयर और यहाँ पे है 100 मिली एम्पीयर के संपर्क में व्यक्ति आता है तो उसकी जो मृत्यु है वो क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। अब यहाँ पे जो 200 मिली एम्पीयर है इसमें तो फिर उसके बचने का कोई चांस नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिली एम्पीयर जो है ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे साथियों हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा डी ऑप्शन यानी 10 मिली एम्पीयर। अगला क्वेश्चन, तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबा का मतलब कॉपर हो गया, तो कॉपर का जो तीसरा कक्ष होता है, जो तीसरा सेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम परमाणु क्रमांक की। कॉपर का मतलब क्या हो गया? तांबा। प्रतीक इसका क्या होता है? सी होता है। अब इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक साथियों कितना होता है इसका? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। अब यहाँ पे ये कॉपर का एक परमाणु है, ये इसकी के कक्षा हो गई, ये एल कक्षा हो गई, ये एम कक्षा हो गई और ये एन कक्षा हो गई। ठीक है, ये हो गई के कक्षा, ये हो गई एल कक्षा, ये हो गई एम कक्षा और ये हो गई इसकी एन कक्षा। ये होती है पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा होती है, ये तीसरी कक्षा होती है और ये होती है चौथी कक्षा। अब देखो यहाँ पे जो के कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। जो एल कक्षा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। जो एम कक्षा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 18। अब यहाँ पे है एन कक्ष, यानी यहाँ पे ये के कक्ष हो गया, ये एल, ये एम और यहाँ पे ये एन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 2, इसमें कितनी हो जाएगी? 8, इसमें कितना हो जाएगा? 18। तो देखो यहाँ पे 2 8 कितने हो गए? 10 और 18 कितने हो गए? 28। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है? 29। तो 28 यानी इसमें कितना होगा? फिर 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 1। इसमें पूछा है तीसरी कक्षा के लिए, तो तीसरी कक्षा का मतलब क्या हो गया? ये होती है पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा के लिए पूछा है, यानी इसके लिए पूछा है। कितने होंगे साथियों? 18 होंगे। 18 जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे सी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बॉर्डर का रंग लाल, क्रॉस पट्टी का रंग लाल किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? यानी बॉर्डर का रंग जो है वो कौन सा है? लाल। क्रॉस पट्टी का रंग है लाल। किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाए जाते हैं? तो बॉर्डर का रंग ये लो भाई, उसके बाद में क्रॉस पट्टी का रंग ये हो गया। ठीक है, किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाए जाते हैं? देखो निषेधात्मक, तो निषेधात्मक चिन्ह का
जो प्रतीक होता है वो ये वाला होता है। अनिवार्य चिन्ह का जो प्रतीक होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। चेतावनी चिन्ह का मतलब होता है त्रिकोण होता है, यानी ये वाला। सूचनात्मक चिन्ह का होता है वर्गाकार, यानी ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर का रंग लाल, क्रॉस पट्टी का रंग लाल, ठीक है, यानी ये वाली जो क्रॉस पट्टी है इसका रंग भी कैसा, लाल, और इसका रंग भी कैसा होना चाहिए भी, लाल होना चाहिए। तो कौन सा चिन्ह कहलाएगा, निषेधात्मक होता है। कौन सा होता है, निषेधात्मक होता है, यानी यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। और निषेधात्मक जो चिन्ह होता है इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी कार्य को करने के लिए मना करता है कि ये जो कार्य है आपको यहाँ पे नहीं करना। जैसे मान लो ऐसा साइन होता है और यहाँ पे इसमें जैसे मान लो यहाँ पे कुछ तिल्ली का निशान हो, या फिर सिगरेट का साइन हो, या फिर किसी का भी साइन यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे जैसे क्रॉस पट्टी लग रखी है तो इसका मतलब ये है कि ये मना करता है। उसके बाद में जो अनिवार्य चिन्ह होता है इसका कार्य ये होता है कि ये कार्य तो आपको करना ही है। उसके बाद में जो चेतावनी होता है ये आपको चेतावनी देता है, यानी सचेत करता है। और जो सूचनात्मक चिन्ह होता है ये सूचना देने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ही चिन्ह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा था किसके लिए, निषेधात्मक चिन्ह के लिए पूछा था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, निषेधात्मक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार प्रकार के ये संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिसमें पहला होता है निषेधात्मक चिन्ह। अब इसका जो आकार होता है वर्त के आकार में, कि ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर और क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा यहाँ पे बनाए जाते हैं। यानी इसका जो बैकग्राउंड होगा वो कौन से कलर रंग का होगा भाई, व्हाइट, यानी जिसको बोलेंगे हम सफेद, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाया जाता है। यानी इस पर ये जो वाला साइन होता है, जो चित्र होता है, ये किस रंग का होता है भाई, काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। उसके बाद में अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह जो होता है, ये चिन्ह जो होते हैं नीली पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह द्वारा वर्त के आकार के बने होते हैं। चेतावनी चिन्ह जो होते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं त्रिभुजाकार पीली पृष्ठभूमि, ठीक है, यानी येलो बैकग्राउंड पर काले चित्र बनाकर प्रदर्शित किए जाते हैं। सूचनात्मक जो संकेत होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, ये संकेत वर्गाकार होते हैं, जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति या फिर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। ये चार प्रकार के चिन्ह होते हैं और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन, CCl4 का पूरा नाम क्या होता है। CCl4 का पूरा नाम क्या होता है। CCl4 का जो पूरा नाम होता है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ए ऑप्शन में है कार्बन ट्राई क्लोराइड, ये नहीं होगा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। CCl4 का पूरा नाम जो होता है क्या होता है साथियों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सभी श्रेणी की आग बुझाने के लिए इनमें से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किए जाते हैं। सभी श्रेणी के लिए पूछा है, ठीक है। श्रेणियां जो होती है, श्रेणी को बोलते हैं वर्ग या क्लास। तो एक होता है वर्ग ए, फिर होता है वर्ग बी,
फिर होता है वर्ग सी, फिर होगा वर्ग डी। ठीक है, अब यहाँ पे सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए पूछा है, तो सभी प्रकार की जो आग होती है वो किस अग्निशामक के द्वारा बुझाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो सीटीसी अग्निशामक यंत्र या CO2 अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र या फोम टाइप अग्निशामक, या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी नहीं होगा, फोम टाइप अग्निशामक भी नहीं होगा, शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक ये भी नहीं होगा, और CO2 अग्निशामक यंत्र ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर जो है CTC अग्निशामक यहाँ पे हो जाएगा। CTC की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या होता है, इसको बोलेंगे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन किया था CCl4, तो CCl4 का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और CTC का भी पूरा नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये वाला जो सुरक्षा चिन्ह दिया है ये कौन से चिन्ह के अंतर्गत आता है। चेतावनी, तो चेतावनी में नहीं आएगा भाई। ठीक है, आवश्यक में भी नहीं आएगा, यहाँ पे निषेधात्मक चिन्ह इसमें भी नहीं आएगा, सूचनात्मक में आएगा। इसमें आएगा सूचनात्मक चिन्ह का, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, आकृति कैसी होती है, वर्गाकार। कैसी होती है, वर्गाकार होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग करेंगे। पेट्रोल के लिए पूछा है। ठीक है, देखो फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र जो कि सही होगा, रेत की बाल्टी, पानी की बाल्टी, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए, देखो यहाँ पे जो हमारे जो वर्ग ए में होता है, इसमें होता है ठोस पदार्थ। कौन से पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। और इसको बुझाने के लिए हम सामान्य रूप से किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में होता है वर्ग बी होता है। वर्ग जो बी होता है ये किसके अंतर्गत आता है, ठोस या आता है द्रव में। किसमें आएगा, द्रव पदार्थ में आएगा भाई। ठीक है, इसको बुझाने के लिए सामान्य रूप से हम फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। फोम टाइप का मतलब होता है जो झाग वाला यंत्र होता है। ठीक है, और जो वर्ग सी होता है, वर्ग सी के अंतर्गत आता है, जैसे गैसीय वगैरह जो गैसें होती है वो किसके अंतर्गत आएगा, वर्ग सी के अंतर्गत। ठीक है, सामान्य रूप से जो हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे हम शुष्क पाउडर का, या शुष्क चूर्ण यहाँ पे है कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो वर्ग डी होता है, वर्ग डी जो होता है इसके अंतर्गत आता है, जैसे मान लो धातु हो गया, या फिर विद्युत की बात होगी, तो किसके अंतर्गत आएगी, यहाँ पे डी में। ठीक है, तो इसमें एक तो लेंगे हम हेलोन या फिर CTC, हेलोन या फिर CTC। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त है। देखो शीतल जल की बौछार का मतलब सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जल है, जल, या फिर यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, पानी की। ठीक है, जल या पानी। अब देखो मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल का मतलब क्या होता है, मिट्टी का तेल का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं केरोसिन। क्या कहते हैं साथियों, केरोसिन कहते हैं। यहाँ पे है कागज, LPG गैस, बिजली के तार। देखो बिजली के तार जो है वर्ग डी के अंतर्गत आएगा, LPG गैस ये सी के अंतर्गत आएगा,
कागज जो है ये ए के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे मिट्टी का तेल ये वर्ग बी के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर आएगा? वर्ग बी के अंदर। अब यहाँ पे पूछा है शीतल जल, तो शीतल जल का मतलब ये हो गया कि शीतल जल का हम कहां पे प्रयोग करेंगे? ठोस पदार्थों में। किसमें करेंगे? ठोस पदार्थों में करेंगे। ठोस पदार्थ कौन कौन से हो गए? जैसे मान लो लकड़ी हो गई, ठीक है, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ठोस पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। तो यहाँ पे जो कागज है, कागज का मतलब यानी जो बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे जो है वो तकिया लगाया जाता है। क्वेश्चन को देखो वापस, पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है, तो वो कौन सी विधि होती है बताओ? सिल्वेस्टर होती है या सेफर होती है, मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो पीठ के बल कब लिटाएंगे? जब उसके छाती पर या फिर सीने पर क्या लगी हो? चोट लगी हो। जब किसके बल लिटाएंगे? पीठ के बल। तो यहाँ पे किस विधि का प्रयोग करेंगे? सिल्वेस्टर का। किसके करेंगे साथियों? सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? BIS का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह का आकार जो होता है वो किस प्रकार का होता है? आयताकार नहीं होगा भाई, वर्गाकार बिल्कुल सही होगा, गोलाकार नहीं होगा, त्रिभुजाकार नहीं होगा, अष्टभुजाकार नहीं होगा। राइट आंसर हमारा वर्गाकार यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके लिए पूछा है? सूचनात्मक चिन्ह के लिए पूछा है। ठीक है, तो उसका जो आकार होगा किस प्रकार का होता है भाई? वर्गाकार होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है? चेतावनी का जो चिन्ह होता है वो किस आकृति का होता है? त्रिकोण होता है भाई। क्या होता है? त्रिभुजाकार। क्या होता है? त्रिभुजाकार। तो गोलाकार होता है? नहीं होगा। आयताकार होता है? नहीं होता है। त्रिभुजाकार होता है यानी त्रिकोण। क्या होगा? त्रिकोण। यहाँ पे कौन सा साथियों? सी ऑप्शन। पंचकोण इनमें से कोई नहीं, नहीं होगा भाई। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार के डिब्बे में घावों को भरने के लिए जो ट्यूब होती है वो कौन सी होती है? तो बिटाडीन की ट्यूब होती है भाई। कौन सी होती है? बिटाडीन की ट्यूब होती है। बिटाडीन की ट्यूब जो है यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। ठीक है, तो घावों को भरने के लिए जो प्राथमिक उपचार का जो डिब्बा होता है उसमें कौन सी वाली ट्यूब होनी चाहिए या कौन सी होती है? बिटाडीन की ट्यूब होती है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, लकड़ी या फिर कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ के कारण लगने वाली आग को किस वर्ग में रखा जाएगा? देखो यहाँ पे लकड़ी फिर है कागज, ये दोनों जो है बताओ किसके अंतर्गत आएगा? लकड़ी, कागज दोनों जो है वो किसके अंतर्गत आएगा भाई? ठोस पदार्थ। किसके अंतर्गत? ठोस पदार्थ के अंतर्गत। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो वो जो श्रेणी होती है ए श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होती है? ए श्रेणी। तो यहाँ पे वर्ग ए जो कि सही होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे साथियों? हमारा
ए ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे इससे नेक्स्ट वाली क्लास में।